ऐसा देश जिसने 400 बार 80 से भी ज्यादा देशों में मिलिट्री दखलंदाजी की हो, 30 से ज्यादा देशों पर बॉम्ब्स गिराए हों और वॉर्स में 2 करोड़ लोगों की जान ली हो। कभी डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर, कभी ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम पर, तो कभी टेररिज्म खत्म करने के नाम पर। और फिर भी वो देश खुद को डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर कहता है। तो ऐसे देश को आप क्या कहेंगे? ये ग्लोबल लीडरशिप है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा राज? और यही पैटर्न सालों से चलता आ रहा है। कभी कोरिया तो कभी वियतनाम, कभी गौतमाला तो कभी इंडोनेशिया, कभी क्यूबा तो कभी चिली, और कुछ दिनों पहले वेनेजुएला, और आज बात ईरान तक पहुंच चुकी है। और ये लिस्ट तो बस एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका अपनी ताकत के नशे में अंधा होता जा रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात सुनो, अमेरिका खुद को रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का चैंपियन बताता है। अमेरिका का मानना है कि दुनिया रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन सेम रूल बुक अमेरिका पर खुद अप्लाई क्यों नहीं होती और कोई भी उस पर उंगली क्यों नहीं उठा पाता? अब आप बताइए, अगर ये गुंडा राज नहीं है तो फिर क्या है? और इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अमेरिका बार बार दूसरे देशों में इंटरफेयर क्यों करता है। क्या ये सिर्फ डेमोक्रेसी का मिशन है या फिर इसके पीछे कुछ और जियोपॉलिटिकल फोर्सेस काम करती हैं? और अगर ये इतना क्लियर है तो बाकी देश इसे रोकते क्यों नहीं? लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ अमेरिका ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर ही रख दिया। उसे समझने के लिए चलते हैं 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका था। यूरोप के कई शहर मलबे में बदल चुके थे, इंडस्ट्रीज लगभग खत्म हो चुकी थी और इकोनॉमीज टूटने की कगार पर थी। वहीं एशिया भी एक लंबे वॉर के बाद खुद को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस ग्लोबल कियोस के बीच अमेरिका पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर बाहर निकला, क्योंकि वॉर के दौरान अमेरिका की फैक्ट्रीज में दिन रात हथियार बन रहे थे, जहाज, गाड़ियां और मशीनें बड़े पैमाने पर बन रही थी। इसका नतीजा हुआ कि 1945 तक दुनिया की लगभग 50% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ अमेरिका के हाथों में थी। आप सोचो, अमेरिका इतना बड़ा बन चुका था कि अमेरिका अकेले ही दुनिया की इकोनॉमी का आधा इंजन चला रहा था। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव आया 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और यहीं से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस की पहली डिस्कशन की शुरुआत हुई। लेकिन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रपोजल रखा कि दुनिया के ट्रेड के लिए एक न्यूट्रल ग्लोबल करेंसी बनाई जाए, जिसका नाम दिया गया बैंकॉर, ताकि कोई एक देश दुनिया की करेंसी सिस्टम को कंट्रोल ना कर सके। अब आप ही सोचिए, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो दुनिया आज कितनी डिफरेंट होती और सबसे बड़ी बात, कितना बैलेंस होता। लेकिन अमेरिका ने उनका ये आइडिया रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि अमेरिका उस समय लगभग सभी देशों को पैसा उधार दे रहा था और ब्रिटेन इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो चुका था। इसीलिए भले ही उनका प्रपोजल सही भी था, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और आखिर में जो सिस्टम बना, उसने यूएस डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया, जिसे गोल्ड से $35 पर आउंस पर फिक्स किया गया था, जिसका मतलब था कि अब दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होने लगे और डॉलर पर अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और इसके कुछ साल बाद 1948 में मार्शल प्लान बनाया गया। यहाँ अमेरिका ने यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए ये प्लान स्टार्ट किया था, जिसके तहत करीब $13 मिलियन यूरोप को दिए गए, जिसमें यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिकन गुड्स खरीदने पड़ते थे। और इसी तरह धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने लगा। और फिर इसी दौरान 1949 में नाटो अलायंस बनाया गया, एक मिलिट्री नेटवर्क जिसकी लीडरशिप भी अमेरिका के ही हाथ में थी। और आज भी नाटो की मिलिट्री पावर का लगभग 68% हिस्सा अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। और अब इसी तरह से अमेरिका ग्लोबल सिस्टम का रेफरी भी था और सबसे ताकतवर प्लेयर भी। और यहीं से उस सिस्टम की शुरुआत होती है जिसे आजकल लोग अमेरिकन लेड ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं। और इसी पावर इम्बैलेंस की वजह से
दुनिया धीरे धीरे कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ने लगी, जिसने आने वाले समय में दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल कर ही रख दिया। ये वॉर दो सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच पावर और आइडियोलॉजी की वॉर थी। दोनों देशों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता था। इसीलिए ये सीधा एक दूसरे से लड़ने की बजाय प्रॉक्सी वॉर किया करते थे। अगर कोई कंट्री सोवियत यूनियन की तरफ झुकती तो अमेरिका उसे रोकने के लिए इंटरफेयर करता, कभी प्रॉक्सी वॉर के जरिए तो कभी सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए। और यहीं से जियोपॉलिटिक्स में इंटरवेंशन का एक नया सिस्टम शुरू हुआ और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जैसे 1953 में अमेरिका ने ईरान में एक ऑपरेशन किया था, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसाद्देक को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने ईरानियन ऑयल को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी। और इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है 1954 में ग्वाटेमाला में एक फ्रूट कंपनी की जमीन बेचने के लिए अमेरिका ने वहां की डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। उसके बाद वहां 36 साल तक सिविल वॉर हुई। 1973 चिली में कॉपर माइंस को नेशनलाइज करने की कोशिश की गई। इसके बाद CIA ने वहां तख्ता पलट कर दिया और हजारों लोग मारे गए और देश पर अमेरिकन फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज थोप दी गई, जिसका गुस्सा 2019 के प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला। लेकिन अमेरिका यहाँ रुकने वाला नहीं था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने 70 से ज्यादा रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए और धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स में एक भयानक मिसाल सेट होने लगी। अगर अमेरिका को किसी रीजन में इन्फ्लुएंस होने का खतरा होता तो अमेरिका इंटरफेरेंस जरूर करता। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और कोल्ड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। कम्युनिज्म का ग्लोबल थ्रेट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ही सुपर पावर बची थी और यहीं से ज्यादा खतरनाक गुंडा राज जन्म लेता है और शुरू होती है वो दुनिया जहां अमेरिका को रोकने वाला लगभग कोई भी नहीं बचा था। अब आप ही सोचिए, जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सिस्टम हो, सबसे बड़ा डिफेंस बजट हो, 90 से भी ज्यादा देशों में मिलिट्री बेसेस हो, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम पर उसका गहरा इन्फ्लुएंस हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? आज यूनाइटेड स्टेट्स के पास लगभग 877 मिलिट्री बेसेस हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो किसी भी एम्पायर की इतनी बड़ी ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस कभी नहीं रही थी, न ब्रिटिश एम्पायर के पास और न ही रोमन एम्पायर के पास। अमेरिकन ट्रूप्स देशों में किसी न किसी रूप में डिप्लॉयड हैं। मतलब अगर आप दुनिया का मैप देखें तो लगभग हर रीजन में कहीं ना कहीं अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस जरूर दिखाई देगी। और अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है और 2026 में ये बजट लगभग $961 बिलियन का है। अगर दुनिया के 9 सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स का बजट कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी वो कई बार अमेरिका के डिफेंस बजट से कम पड़ जाता है। अब आप जरा सोचिए, 9 देश मिलाकर भी एक देश का डिफेंस बजट मैच नहीं कर पाते तो कौन ही अमेरिका के अगेंस्ट आवाज उठाएगा? और अमेरिकन नेवी के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस क्षमता को मैच करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक सिंगल अमेरिकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अकेले कई देशों की पूरे मिलिट्री से ज्यादा ताकतवर है और इस पूरी ग्लोबल मिलिट्री मशीन का नर्व सिस्टम है पेंटागन। और इन्हीं सब पावर्स के ऊपर है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र, इकोनॉमिक सैंक्शंस। जब किसी देश पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड लिमिटेड हो जाता है, उसकी करेंसी गिर जाती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी काफी असर पड़ता है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश कभी ना कभी अमेरिकन सैंक्शंस का शिकार हो चुके हैं और सन 2000 के बाद से अमेरिका ने सैंक्शंस का इस्तेमाल 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। बिना बॉम्ब्स के इकोनॉमी को कैसे तबाह किया जाता है, अमेरिका उसका एक्सपर्ट है। और इस इकोनॉमिक प्रेशर का सबसे पावरफुल टूल है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट एक ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क है जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रोसेस करते हैं और जिस पर इनडायरेक्टली अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हुए देश दर्जन से भी ज्यादा हैं। ईरान, रशिया, बेलारूस, म्यांमार, अफगानिस्तान सिर्फ कुछ ही नाम हैं। असली नंबर उससे कहीं बड़ा है क्योंकि दुनिया भर के बैंक्स खुद डर के मारे
अमेरिकन सैंक्शंस वाले देश से ट्रांजैक्शंस बंद कर देते हैं और इसी को कहते हैं अमेरिका का फाइनेंशियल गुंडा राज। लेकिन जब इतनी बड़ी पावर बिना किसी जवाबदेही के हो तो उसका मिसयूज भी उतना ही बड़ा होता है और अमेरिका ने बार बार यही किया है। 1986 में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कोर्ट ने अमेरिका को गिल्टी पाया क्योंकि अमेरिका ने एक छोटे से गरीब देश निकरागुआ के खिलाफ इलीगल वॉर और सिविलियंस की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जैसे ये कोई उसके घर के पास की कचहरी हो। और अगर यही काम रशिया ने किया होता या फिर किसी और कंट्री ने किया होता तो हम सब जानते हैं कि क्या होता। और यही है जियोपॉलिटिक्स की असली रियलिटी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इंटरवेंशन की कई बड़ी वजहें होती हैं और अमेरिका के लिए 4 स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे बड़े हैं। और सबसे पहली वजह है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दुनिया की इकोनॉमी आज भी काफी हद तक ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है और इन रिसोर्सेज के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और मैरीटाइम चौक पॉइंट्स बने हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा सी पैसेज है और यहीं से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर इस चौक पॉइंट को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर दिया जाए तो दुनिया में ऑयल प्राइस कितनी तेजी से स्पाइक कर सकते हैं। और हम सब देख ही रहे हैं कि ईरान ने बिल्कुल यही किया है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुएज कनाल और बाब अल मंदेब रूट्स भी ग्लोबल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दुनिया का लगभग 30% सीबॉर्न ऑयल इन्हीं ट्रेड पैसेजेस से गुजरता है और इसी वजह से इन रूट्स पर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है। और अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वजह है राइवल पावर्स को रोकना। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सोवियत यूनियन था, लेकिन सोवियत यूनियन खत्म हो गया और आज धीरे धीरे वही राइवलरी चाइना के साथ दिखाई देने लगी है। अमेरिका किसी भी राइवल पावर को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो किसी स्ट्रेटेजिक रीजन में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बनाए या किसी भी तरीके से अमेरिका के बराबर आए। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कुछ ही दिन पहले देखने को मिला, जब अमेरिका के डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने इंडिया के ही स्टेज पर खड़े होकर कहा था, We're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना डेवलप कभी नहीं होने देंगे कि इंडिया अमेरिका से कम्पीट करने लगे। और तीसरी बड़ी वजह है डॉलर डोमिनेंस। आज दुनिया का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मैक्सिमम यूएस डॉलर पर डिपेंड करता है, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, ऑयल ट्रांजैक्शंस हो या फिर ग्लोबल फाइनेंस। यानी डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये अमेरिका की फाइनेंशियल सुपर पावर का सबसे बड़ा टूल है। लेकिन जब भी कोई कंट्री इस सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करती है तो वो सीधे तौर पर अमेरिका के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस को चैलेंज करती है और इसी वजह से अमेरिका सीधा इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। और अमेरिका की चौथी वजह है डिफेंस इंडस्ट्री। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेटा के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स आज दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। दुनिया की लगभग 42% ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका से आते हैं। जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो देश अपने डिफेंस बजट इंक्रीज करते हैं और नए वेपन्स खरीदते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को ही मिलता है। और सालों से अमेरिका इजराइल को मिलिट्री एड, एडवांस वेपन सिस्टम और डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता आ रहा है। और फिर एक बार अमेरिका का इंटरवेंशन इजराइल ईरान वॉर में देखने को मिल रहा है और इस बार अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रीजन है ईरान के ऑयल पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना और ग्लोबल ऑयल ट्रेड में डॉलर की डोमिनेंस को बनाए रखना। और इसी तरह अमेरिका फिर से एक बार दुनिया को अपनी पावर का एहसास कराता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया भी इससे बचने वाला नहीं है। जरा सोच कर देखिए, हमारा 60% ऑयल उन्हीं रूट से गुजरता है जहां पर अमेरिकन मिलिट्री की शैडो है। इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदा तो इंडिया पर टैरिफ्स लगा दिए गए। इंडिया ने ईरान के साथ चाबार बनाया तो अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट किया। इसी तरह से अमेरिका का इंडिया में इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस की कीमत चुकानी पड़ रही है और किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया अमेरिका के गुंडा राज का भुगतान कर रही है।
अब आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम कभी बदल सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।